हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और मैं आपको आज की वीडियो में चैप्टर 2 ऑफ सीए इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं लूंगा। आई एम गोइंग टू टेक द वेरी स्मार्टेस्ट क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट की किताब में और अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता देते हैं कि इस संडे को कॉम्बैट है और कॉम्बैट है सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स का। कॉम्बैट एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। यस, अगर आपको अभी तक कॉम्बैट के बारे में नहीं पता है तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि अनअकैडमी फ्री कन्वर्ट कंडक्ट कराता है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट आइकन को क्लिक करना है, कॉम्बैट में जाकर के एनरोल करना है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट आइकन दबाना है, कॉम्बैट में जाकर एनरोल करना है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो कर दो। कल 12 बजे कॉम्बैट है। हर संडे को कॉम्बैट होता है और टाइम भी सेम है। 12 बजे 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। पूरी जानकारी आपको दे रखी है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स। ये टेस्ट इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। फ्री लाइव टेस्ट है, यानी कि आपको हाथ की हाथ पता चल जाएगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक लेकर आते हैं तो आपको फ्री स्कॉलरशिप, फ्री साल भर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आपकी रैंक 4 टू 10 तक आती है तो 75% सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलता है ना। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इसको जीत लीजिए। यस, विन दिस, है ना। तो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, लेकिन इसके लिए आपको एनरोल करना होता है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आप कृपया करके इसको एनरोल कर लीजिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन सेक्शंस। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको इन क्वेश्चंस में से सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे कि यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ द डिमांड ऑफ अ गुड इज इनइलास्टिक, ठीक, an increase in the price will cause the total expenditure of the consumer of the good too। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब इनइलास्टिक डिमांड होता है ना तो प्राइस और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। तो हमारा आंसर होगा बी। हमारा आंसर है बी। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास एक आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी अक्सर गलत होता है। ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, गिवन द फोर पॉसिबिलिटी which one results in increase in total expenditure। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर दो ही सिचुएशन में बढ़ता है। दो ही सिचुएशन में एक्सपेंडिचर बढ़ता है। पहला, जब डिमांड जो है वो इलास्टिक हो, सॉरी, जब डिमांड इलास्टिक हो तो प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के गिरने पर, सॉरी, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ये रहा। अगर डिमांड इलास्टिक हो, हाँ ये रहा, बार बार बोलना, टच स्क्रीन है तो टच के फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो अगर डिमांड इलास्टिक है तो यहाँ पर आना पड़ेगा मुझे नोट्स पर।
देखिए, अगर डिमांड इलास्टिक है, कितनी सारी चीजें तैयार करनी पड़ती है, नहीं? डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर गिर जाता है। लेकिन आपको तो पूछा गया कि कब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब प्राइस गिरेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्रोवाइडेड द डिमांड इज इलास्टिक। और अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो एक्सपेंडिचर दो ही सिचुएशन में बढ़ता है, एक तो प्राइस के गिरने पर जब डिमांड इलास्टिक हो, और दूसरा जब डिमांड इन इलास्टिक हो तो प्राइस के बढ़ने पर। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है demand is inelastic and price rises. If this is the situation, the total expenditure will rise. Total expenditure जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट इन द लाइन, दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, point elasticity is useful for which of the following situation? Point elasticity किस सिचुएशन के लिए यूजफुल होता है? तो देखिए, पॉइंट इलास्टिसिटी हम वहां यूज करते हैं जब चेंज इन प्राइस बहुत छोटा हो, बहुत माइन्यूट हो। यस, तो मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस। भाई डबल कर रहे हो तो कोई छोटा चेंज है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा चेंज है, तो यहाँ तो पॉइंट मेथड यूज नहीं होगा। Restaurant is considering lowering the price of most expensive dishes by 50%। ये तो 50% का चेंज, क्या ये छोटा चेंज है? नहीं, तो यहाँ पर भी पॉइंट मेथड यूज नहीं होगा। एक ऑटो प्रोड्यूसर गाड़ी का दाम 100 रुपए से चेंज कर रहा है, गाड़ी बहुत महंगी आती है, 10 लाख की, 50 लाख की, 100 रुपए का चेंज क्या छोटा चेंज है? अरे बहुत माइन्यूट चेंज है, ना के बराबर नेग्लिजिबल चेंज है। तो यहीं पर पॉइंट मेथड यूज होगा, तो आपका आंसर होगा बी। ये है हमारा पॉइंट मेथड, यहां पर यूज करेंगे आप। इसके अलावा ऐसा ही सेम क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। हाँ, उसने कहा एयर कंडीशनर का दाम 30,000 से 30,010 हो गया, बहुत छोटा चेंज है ना। अ रिजल्टेड चेंज इन डिमांड नेग्लिजिबल, वी यूज विच मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इलास्टिसिटी को मेजर करने का? तो जब छोटा चेंज हो तो पॉइंट मेथड, सो द आंसर विल बी पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है, आपको बताता हूं, 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, उससे पहले भी दो तीन क्वेश्चन और है, मैं सीक्वेंस में चलता हूं। 28 नंबर के बाद मैं सीधे 94 पर आया था, क्योंकि 28 और 94 दोनों एक जैसे थे, है ना। अब यहां देखिए, 28 के बाद आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 35, which one is not the assumption of theory of demand based on indifference curve analysis? कौन सा assumption indifference curve analysis का नहीं है? कौन सा assumption indifference curve का नहीं है? देखिए, indifference curve में हम मिलने वाले satisfaction को मेजर नहीं करते, इसलिए हम marginal utility of money को constant भी नहीं मानते। ये assumption कार्डिनल अप्रोच का है, ऑर्डिनल अप्रोच का नहीं है। तो इसका आंसर होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दिस assumption इज यूज्ड इन कार्डिनल अप्रोच, ये कार्डिनल अप्रोच में यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मूविंग अहेड, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय। देखिए, सप्लाई है, सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से आता है।
तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो इससे तो सप्लाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग सेम इनपुट, तो सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन है। अगर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया तो प्रोड्यूसर को तो वो सब्स्टिट्यूट ज्यादा बेहतर नजर आएगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आएगा, तो वो उसकी सप्लाई बढ़ाएगा, तो इसकी सप्लाई गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब यहाँ ऑल द अबव है, तो जाहिर सी बात है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट इन द लाइन क्वेश्चन नंबर 70। एक क्वेश्चन और है इसमें, हालांकि ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा कि सर हमको इन क्वेश्चंस में दिक्कत है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ख्याल रखूंगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ रिलेटिव प्राइस। देखिए रिलेटिव प्राइस क्या होता है, ध्यान से सुनिए। दो तरीके का प्राइस होता है, एक एब्सोल्यूट प्राइस होता है और एक रिलेटिव प्राइस होता है। मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ। एब्सोल्यूट प्राइस और relative price, we have two types of price। Absolute price होता है एक प्रोडक्ट का दाम, एक का दाम। से फॉर एग्जांपल आपने पूछा, पास वाली दुकान पे गए, दुकानदार से पूछा आपके पास एक कैडबरी चॉकलेट है, उसने कहा हाँ है। आपने पूछा कैडबरी का प्राइस क्या है, तो उसने बताया कि 50 रुपया। आपने उसको पूछा आपके पास अमूल चॉकलेट है, उसने कहा हाँ है, वो भी है। आपने उसको पूछा कि उसका दाम क्या है, उसने कहा उसका दाम 75 रुपीज है। तो कैडबरी का दाम आपको बताया गया 50 रुपया और अमूल का दाम बताया गया आपको 75 रुपीज। अब ये जो प्राइस है ये रिलेटिव प्राइस है। रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज रिलेटिव प्राइस कहलाता है। सो एब्सोल्यूट प्राइस इज द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड रिलेटिव प्राइस इज द प्राइस ऑफ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी। सो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिलेटिव प्राइस क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेशियो ऑफ मनी प्राइस टू अनदर। सो सी इज द आंसर। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 65 में अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। ये देखिए, उसने कहा इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कंप्यूटर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। डिमांड बढ़ गई है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो यहाँ पर अदर थिंग्स क्या है, ये हमको क्वेश्चन के आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, डिक्रीज इन द प्राइस, डिक्रीज इंक्रीज इन द प्राइस, यानी कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड की बात हो रही है या प्राइस और क्वांटिटी की बात हो रही है। तो प्राइस किसकी मदद से डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई की मदद से। उसने कहा डिमांड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है सप्लाई यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि उसने अदर थिंग्स कांस्टेंट बोला है और अदर थिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सप्लाई से। तो ये मेरे पास डिमांड कर्व है और ये मेरे पास सप्लाई कर्व है। उसने कहा इंक्रीज इन डिमांड, ये मेरे पास प्राइस है, डिमांड बढ़ा दिया, डिमांड के बढ़ाते क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया। और क्वांटिटी का क्या होगा, क्वांटिटी भी क्यू से बढ़ करके Q1 हो गया। तो इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। ठीक, याद देखिए। तो जवाब क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट, दोनों बढ़ जाएंगे। मूविंग अहेड, अब यहां देखिए मेरे पास अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 73। ये भी अक्सर बच्चों का गलत होता है। इन बुक मार्केट सप्लाई ऑफ अ बुक विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर एक्सेप्ट, यानी कि सप्लाई गिरेगी इन सारे ऑप्शंस की वजह से सिवाय एक के। सप्लाई गिरेगी सारे ऑप्शंस की वजह से सिवाय एक के। तो डिक्रीज इन सप्लाई, और ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उन्होंने जो पूछा है वो
चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, अगर नंबर ऑफ बुक पब्लिशर कम हो जाते हैं तो सप्लाई गिर जाएगी। ठीक, तो ये डिक्रीज इन सप्लाई का केस है। देखो, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं बोला गया है, ना ही कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोला गया है। तो डिक्रीज इन सप्लाई सारे कारणों की वजह से होगा, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ पब्लिशर गिरेगा तो डिक्रीज इन सप्लाई तो होगा ना। इसी तरीके से डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, प्राइस के गिरने से तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिक्रीज इन सप्लाई तो नहीं होता ना। तो ये ऑप्शन है, ये होगा आंसर बी। बाकी देख लेते और भी, इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, प्रोड्यूसर को लगता है कि दाम बढ़ने वाला है, तो अगर दाम बढ़ने वाला है तो वो क्या कहेगा, मैं अभी सप्लाई नहीं करता, मैं तो बाद में सप्लाई करूंगा। तो अभी क्या होगा, सप्लाई गिर जाएगी तो डिक्रीज हो गया ना। आगे, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो सप्लायर का प्रॉफिट गिरेगा, वो सप्लाई को कम करेगा। तो ये सारे फैक्टर सप्लाई को गिराएंगे, लेकिन प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के गिरने से डिक्रीज नहीं होता, प्राइस के गिरने से कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होगा। तो इसीलिए इसका आंसर है बी। ये क्वेश्चन जो है आपका डिक्रीज और चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का है। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने अभी न्यूली इनकॉर्पोरेट करे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, हालांकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन इसमें भी बच्चे को दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले उसने कहा कि 900 रुपए की इनकम है, और यहाँ पर पहले आइसक्रीम और बाद में चॉकलेट का नाम लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आइसक्रीम लिखा गया तो आपको आइसक्रीम का दाम निकालना है। तो अगर 900 रुपए की मेरी इनकम है, 900 रुपए की इनकम में 900 रुपए की इनकम से अगर मैं 45 आइसक्रीम खरीद रहा हूं, तो जाहिर सी बात है 900 डिवाइडेड बाय 40, 20 रुपीज रहा होगा दाम आइसक्रीम का। तो आइसक्रीम का दाम 20 है, और चॉकलेट 90 यूनिट चॉकलेट की खरीद रहा हूं तो 10 रुपीज प्राइस रहा होगा चॉकलेट का। तो पहले हमको देखना है कि 20 कहां पर है, तो पहले 20 यहां पर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। बी इज द आंसर। नाउ मूविंग अहेड, इसके अलावा हमारे पास जो नए क्वेश्चंस आए हैं उनमें 101 देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैसी होती है, पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैसी होती है, नेगेटिव। तो ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड है तो दोनों ही ब्रेड, लेकिन सब्स्टिट्यूट है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, ए ऑप्शन होगा। पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे मैं और आप भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। टीचर की औकात ही क्या है स्टूडेंट के बगैर। टीचर शाइन ही करता है जब उसका स्टूडेंट एप्रिसिएशन करता है। यस, तो हम और आप ही कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम दोनों की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट। ठीक है, और आगे आइए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, if organizer of the upcoming cricket match decided to increase the ticket price in order to raise its revenue, what they learn from the past experiences। देखो, उसने क्या करा, टिकट का दाम बढ़ा दिया रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। तो टिकट का दाम बढ़ाने से रेवेन्यू तभी बढ़ेगा, पहली बात, या तो डिमांड इनइलास्टिक हो, इलास्टिक के केस में तो प्राइस के बढ़ने पर रेवेन्यू गिरेगा ना। तो डिमांड अगर इनइलास्टिक होगी ना, तभी प्राइस के बढ़ने पर रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमको देखना है कि इनइलास्टिक वाला ऑप्शन क्या है। परसेंटेज इंक्रीज इन द टिकट रेट will always be equal to percentage decrease in ticket sold, no। percentage increase in the ticket rate will be always greater than percentage decrease in ticket sold। तो यहाँ पर प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और टिकट सोल्ड में कम चेंज आ रहा है, ये इनइलास्टिक केस है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। समझ गए बात को, दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। अच्छा, आगे देखते हैं, ए और सी तो नहीं हो सकता, तो बी है आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, डाटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑफ द ऑन द
for the past 2 years shows that despite stable prices, there is a substantial decline in the output of cabbage leading to lower supply in the market. देखो 2 साल के डाटा ये शो करते हैं कि दाम स्टेबल है, लेकिन there is a substantial decline in output of cabbage leading to lower supply in the market. Which of the following reason is the possible reason? देखो प्राइस स्टेबल है फिर भी सप्लाई कम हो गया, क्यों कम हो गया? तो देखते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर्स विच इज इक्वली प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर। ये आ गया ना, देखो कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों खेत में उगाए जाते हैं, दोनों सर्दियों में विंटर के सीजन में आते हैं ये दोनों वेजिटेबल्स। अब कैबेज का दाम नहीं बदल रहा, लेकिन कॉलीफ्लावर बड़ी पसंद करी जा रही है लोगों में, यानी कि फूल गोभी। तो फूल गोभी का दाम बढ़ गया तो प्रोड्यूसर ने क्या करा, फूल गोभी उगाना शुरू कर दिया, तो बंद गोभी की सप्लाई गिर गई। तो इसका जवाब क्या होगा? ए इज द आंसर, बिकॉज प्रोड्यूसर क्या उगा रहा है? फूल गोभी उगा रहा है, जिसकी वजह से बंद गोभी यानी कि कैबेज की सप्लाई कम हो गई। वेरी सिंपल। ठीक, अब यहां देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड X एंड क्वांटिटी ऑफ गुड Y। यहाँ पर गुड Y है और यहाँ पर गुड X है। ठीक, यानी कि गुड X का दाम बढ़ रहा है तो गुड Y की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, पहली बात। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये कर्व जो है थोड़ा सा फ्लैट है। ये फ्लैट कर्व ये सजेस्ट करता है कि आपने पहले मान लीजिए प्राइस था ये, तो डिमांड थी ये, अब आपने प्राइस को बढ़ा दिया, जरा सा प्राइस बढ़ाया है, लेकिन सप्लाई में देखिए बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। तो जरा सा प्राइस बदलते ही एक्स का वाई की डिमांड में अगर ज्यादा चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों अच्छे सब्स्टिट्यूट है। जितनी बड़ी चेंज, जितनी बड़ी इलास्टिसिटी होती है, इसका मतलब उतना ज्यादा रिलेशनशिप। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी क्रॉस इलास्टिसिटी की, उतना अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड। तो यहां पर अगर मान लीजिए डायग्राम ऐसा होता, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और स्टीप बना देता हूं। अगर डायग्राम ऐसा होता तो ये सजेस्ट क्या करता है कि बहुत ज्यादा प्राइस बदलने के बावजूद भी एक्स का दाम बहुत ज्यादा बदला, लेकिन वाई की डिमांड में फिर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। नहीं आया ना बहुत ज्यादा चेंज, थोड़ा सा चेंज आया ना, इसका मतलब एक्स और वाई अच्छे सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर ज्यादा चेंज आएगा तो अच्छे सब्स्टिट्यूट है, नहीं तो कैसे सब्स्टिट्यूट है? पुअर सब्स्टिट्यूट है। इट मींस दैट एक्स एंड वाई आर रिमोट सब्स्टिट्यूट नहीं, एक्स एंड वाई आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तभी तो एक्स का दाम बदलते ही वाई की डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो बड़ी होती जा रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कॉम्बैट के लिए एनरोल करना मत भूलना, ठीक है? बिकॉज आप अगर कॉम्बैट के लिए एनरोल करेंगे तो इसमें आपका बेनिफिट है। 40 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, 1 घंटे का ही तो समय। खुद भी कॉम्बैट दो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है? बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमेशा अपना ख्याल रखिए और साथ साथ में अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।